बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास बहुत से ऐसे वालिदैन आते हैं जिनका बच्चा 6 माह से छोटा होता है और वो बार बार मिल्क स्पिटिंग कर रहा होता है, यानी कि वो दूध निकाल रहा होता है। कुछ बच्चे दिन में 1 से 2 मरतबा निकालते हैं, कुछ बच्चे बार बार निकालते हैं, यानी कि जितनी बार उनको दूध पिलाएं वो उतनी बार ही निकाल देते हैं। ये मेरे बच्चे में क्यों होता है? क्या ये नॉर्मल है? क्या इससे कुछ कॉम्प्लिकेशन यानी कि पेचीदगियाँ हो सकती हैं? इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं और कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम दे सकते हैं कि ये बार बार ना हो? तो मेरा नाम डॉक्टर अदील शेख है और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स के बारे में। खास करके 6 माह से छोटे बच्चों में बार बार मिल्क स्पिटिंग हो रही होती है, यानी कि वो बार बार दूध निकाल रहे होते हैं। कुछ बच्चे थोड़ा थोड़ा दूध निकालते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा दूध निकालते हैं, कुछ बच्चे दिन में 1 से 2 मरतबा निकालते हैं और कुछ बच्चे जितनी बार दूध पिलाएं उतनी बार ही वो दूध निकाल देते हैं। तो इसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स कहते हैं। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स क्या होता है और ये ऐसा क्यों होता है? तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना खुराक की नाली से होता हुआ मैदे में जाकर इकट्ठा हो जाता है। खुराक की नाली और मैदे के दरमियान में एक वाल्व होता है जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खुराक की नाली से होता हुआ मैदे में जाता है, यानी कि ऊपर से तो नीचे वो आ सकता है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, यानी कि मैदे से वापस खुराक की नाली में नहीं जा सकता। इसलिए जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो हम उल्टे भी हो जाएं तो ये बाहर नहीं आता। बच्चों में खास करके ऐसे बच्चे जो प्रीमेच्योर होते हैं, यानी कि टाइम से पहले पैदा हुए होते हैं या जिनका वजन कम होता है, और कुछ नॉर्मल बच्चों में ये जो वाल्व होता है मैदे और खुराक की नाली के दरमियान में, ये इतना टाइट नहीं होता, यानी कि ये इतना मजबूत नहीं होता, ये ढीला होता है, कमज़ोर होता है। इस वाल्व के ढीलेपन होने की वजह से जब बच्चे को दूध पिलाते हैं तो दूध पीने के बाद जब बच्चा डकार लेने की कोशिश करता है तो वो दूध का कुछ हिस्सा बाहर निकाल देता है, जो कि फिजियोलॉजिकली बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ है और ये हर दूसरे बच्चे में होती है। कुछ बच्चों में कम होती है, कुछ बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है और स्पेशली प्रीमेच्योर बच्चों में थोड़ा सा ये ज़्यादा होता है। अगर रिफ्लक्स के साथ किसी बच्चे की नौशनमा मुतासर नहीं है, यानी बच्चे का कद और वज़न बढ़ रहा है, बच्चे को सोने में या सांस लेने में कोई मसला नहीं है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। एक कंडीशन होती है जिसको हम गर्ड कहते हैं, यानी कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। इसमें बच्चे में अलामात आ सकती हैं और ये अलामात वालिदैन के लिए परेशान कुन हो सकती हैं, यानी बच्चे का दूध का फेंकना, इतना ज़्यादा फेंकना कि दूध मुंह और नाक के रास्ते से बाहर आ जाए, जिससे बच्चे की कद, वज़न या जो नौशनुमा है वो मुतासर हो, तो ये एक सीरियस अलामत हो सकती है। इसके अलावा बच्चे का बहुत ज़्यादा रोना, स्पेशली रात के टाइम, लेटे लेटे बच्चों में एक साइलेंट रिफ्लक्स होता है, यानी जब बच्चे सोए हुए होते हैं तो जो तेज़ाब है वो एकदम से बाहर की तरफ आता है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। कुछ बच्चे इतना ज़्यादा रोते हैं कि वो आर्च कर लेते हैं, यानी कि जिसको हम पोस्चरिंग कहते हैं। ये भी कंडीशन इस बीमारी में हो सकती है। बाज़ औक़ात बच्चों में गोता लग जाता है, उसकी वजह से बच्चे का सांस रुक जाता है या बच्चे नीला पड़ जाते हैं, तो ये प्रेजेंटेशन भी रिफ्लक्स में हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों में रिफ्लक्स के साथ खांसी लगी रहती है, चेस्ट में से खड़खड़ की आवाज़ें आती हैं, जिसके लिए हमें बार बार बच्चों को न्यूबलाइज करवाना पड़ता है या फिर बार बार बच्चों को डॉक्टर के पास दिखाना पड़ता है। तो रिफ्लक्स की एक प्रेजेंटेशन खांसी की सूरत में भी हो सकती है। इन शॉर्ट, जिन बच्चों में खांसी और चेस्ट की अलामात आ रही हों, जिनसे बच्चे का कद, वज़न ना बढ़ रहा हो, तो ऐसे बच्चों को इलाज की ज़रूरत होती है, हम उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो क्या इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? जी हाँ, हो सकती हैं। जैसा कि आपने अगर बच्चे को दूध पिला दिया है और बच्चे ने उल्टी कर दी है और वो उल्टी बच्चा बाहर नहीं निकाल सका, तो वो उल्टी सांस की नाली में जाने का खतरा होता है और उससे एस्पिरेशन नमूनिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी एयरवे चॉकिंग हो सकती है, बच्चे का सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये बहुत रेयर केसेस में हो सकती हैं और होती हैं। ऐसी
बहुत सी और बीमारियां हैं जो रिफ्लक्स के साथ मिलती जुलती हैं, जैसे कि पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है? पाइलोरिक स्टेनोसिस मैदे की नाली के आखिरी हिस्से का तंग हो जाना, इसको पाइलोरिक स्टेनोसिस कहते हैं। इसमें बच्चा जितना भी दूध पीता है वो बाहर निकाल देता है और इसका इलाज सर्जरी से होता है, ना कि दवाइयों से। सिंपल रिफ्लक्स के लिए दवाइयां मौजूद हैं, बस इस चीज को हमने डिफरेंशिएट करना होता है। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस यानी मैदे की नाली के आखिरी हिस्से की तंगी का हम अल्ट्रासाउंड पे पता लगा सकते हैं। अगर ये मसला निकले तो उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है। क्या हम रिफ्लक्स और इसकी कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जैसे अगर आपने बच्चे को दूध पिला दिया है, चाहे वो माँ ने अपना दूध पिलाया है या फिर वो फार्मूला फीड किया है उसने, तो दूध पिलाने के बाद बच्चे को आप फ़ौरन से ना लिटाएं। कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए उठा के रखें, कंधे के साथ लगा के रखें और कमर पर थपकी करें ताकि बच्चा ढकार ले सके और दूध हजम हो सके। ऐसा करने से रिफ्लक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर मान भी लें कि बच्चे ने दूध निकाल दिया है, उल्टी कर दी है, तो आपने बच्चे को अगर उठाया हुआ है, अपने कंधे के साथ लगाया हुआ है, तो वो दूध बाहर आएगा, ना कि वापस सांस की नाली में जाए। तो कोशिश करें कि जब बच्चे को फीड करवाएं तो फीड करवाने के बाद बच्चे को फौरन से ना लेटाएं। कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए उठा के रखें, कंधे के साथ लगा के रखें, कमर पर थपकी करें ताकि बच्चा ढकार ले ले और हजम दूध हो सके। और उसके बाद अगर बच्चे को जब लेटाएं भी तो कोशिश करें कि बच्चे का सर थोड़ा सा ऊंचा हो, उसको दाईं या उसको बाईं करवट पर लेटाएं ताकि अगर दूध फेंके भी तो वो बाहर आए, सांस की नाली में ना जाए। हल्के फुल्के रिफ्लक्स में इलाज की ज़रूरत नहीं होती, ये टाइम के साथ साथ खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो अगर किसी बच्चे में रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसके साथ उसको बार बार एस्पिरेशन, निमोनिया हो रहा है, खांसी लगी हुई है और ये सब चीज़ें करने के बावजूद जो मैंने आपको पहले बताई हैं उससे ठीक नहीं हो रहा, बच्चे का कद, वज़न और ग्रोथ मुतासर हो रही है, तो इसके लिए H2 ब्लॉकर्स और PPIs यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं जो कि रिफ्लक्स को कम करने में मदद देती हैं। कुछ प्रोकाइनेटिक जैसे मीटोक्लोप्रामाइड ये भी आपका डॉक्टर ज़रूरत के हिसाब से बच्चे में तजवीज़ कर सकता है। तो जब बच्चा 4 माह का हो जाए तो कोशिश करें कि उसको ठोस ग़िज़ा शुरू करवा दें। ठोस ग़िज़ा जब बच्चा खाता है तो ये मैदे की लाइनिंग के साथ अंदर जाके चिपक जाती हैं और इसको बाहर निकालना आसान नहीं होता, इससे ये खुराक जिस्म को लगती है। अगर बच्चा माँ के दूध पे नहीं है, वो इन्फेंट फार्मूला फीड पे हैं, तो कुछ ख़ास किस्म के दूध होते हैं जिनको एंटी रिफ्लक्स मिल्क कहते हैं यानी कि AR मिल्क कहते हैं। ये मिल्क काफ़ी थिक होते हैं और अंदर जाकर मैदे की लाइनिंग के साथ चिपक जाते हैं और बाहर नहीं आते और इस तरह बच्चे के जिस्म को ग़िज़ा लगती है। एंटी रिफ्लक्स दूध मार्केट में बहुत से अवेलेबल हैं, वो हम शुरू करवा सकते हैं तब तक जब तक कि ये रिफ्लक्स ठीक ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।